हमारे घराने का शुमार खाते पीते लोगों में होता था। अब्बू और ताया इकट्ठे कारोबार करते थे। फिर ताया को स्पॉन्सर मिला और वो इंग्लैंड चले गए। उनका एक ही बेटा था, सलीम अहमद, जो मुझसे 1 साल बड़ा था। ताया अब्बू उसे और ताई को मेरे वालिद साहब के सुपुर्द कर गए। ताया का वहाँ कारोबार जल्दी जम गया तो वो बाकायदगी से रकम भी भेजते रहे, लेकिन वहीं के होकर रह गए, पलट कर वापस न आए। यहाँ तक कि 7 बरस गुजर गए। जब वो इंग्लैंड गए थे सलीम 7 बरस का था, तो अब वो 14 बरस का हो चुका था। ताया और हमारा घर एक ही इहाते में था। सलीम मेरे वालिद साहब को अब्बू कहता था और बाप का प्यार उन्हीं में ढूंढने लगा था। अपनी असल शनाख्त को भूलता जा रहा था। वालिद साहब भी सलीम को अपने बेटे की तरह चाहते थे। खुदा की कुदरत के अचानक ताई बीमार होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू ने ताया अब्बू को इतला भिजवाई तो वो फ़ौरन इंग्लैंड से आ पहुँचे। सलीम को गले लगाकर खूब प्यार किया। पहली बार हमने उनकी अपने बेटे से मोहब्बत देखी। वो बार बार बाजुओं में भेजते और उसे चूमते थे। चंद दिनों की मुलाकात में इतना प्यार दिया कि सलीम पिछली सारी जुदाई को भूल गया। ताया अब्बू मुझसे भी और बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे सामने बरमला कहते कि शाहीन मेरी होने वाली बहू है। 1 साल बाद वो दोबारा इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सलीम को माँ की कमी महसूस न होने दी। इस दौरान कुछ बुजुर्गों ने दबाव डाला कि दूसरी शादी कर लो। यूं रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका इरादा सलीम के पास ही रहने का था, लेकिन दूसरी शादी के चंद बरस बाद बीवी से 3 बच्चे हो गए तो वो वापस इंग्लैंड बुला लेने के लिए पर तोलने लगे। अब सलीम खूबसूरत जवान बन चुका था। ताया अब्बू उसे शहजादों की तरह रखते थे। वो हर वक्त बन संवर कर साफ सुथरे और शानदार लिबास में रहता। जब भी वो मेरे सामने आता उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। आखिर वो मेरा मंगेतर जो था। मैं सलीम के ख्वाब देखती थी जिनकी ताबीर मुझे जल्द मिलने वाली थी। वो भी मुझे देखकर खिल उठता। मैं सलीम के सारे काम अपने हाथों से करती और मुझे उसके काम करके खुशी होती थी। हम दोनों बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब हम एक दूसरे के लिए महरम बन जाएंगे। घर में सौतीली माँ आ चुकी थी, मगर बाप की मौजूदगी की वजह से सलीम की हैसियत मुतासर ना हुई। वो ताया अब्बू का बेटा था, उनका वली अहद। सारा ख़ानदान उसे चाहता था। जब ताया अब्बू वापस इंग्लैंड जा रहे थे तो उस बार उन्होंने फिर अपने ख़ानदान को मेरे वालिद साहब के हवाले कर दिया और ख़ुद परदेस चले गए। कुछ अरसे तक वहाँ से रकम आती रही, मगर फिर यह सिलसिला रुक गया और ऐसा रुका कि दोबारा कभी बहाल न हो सका। 4 साल तक वालिद साहब ने भाई होने का हक निभाया। हर तरह से ताया अब्बू के कहने पर इनके अहल खाना की परवरिश करते रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ताया अब्बू के घराने की माली हालत बदतर होती गई। रोटी तो उनको हमारे घर से मिल जाती थी, मगर ज़िंदगी के गुजारने के और भी कई तकाज़े होते हैं। ताया अब्बू ने इस बार ख़त व किताबत से भी किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। सलीम जो कभी उजले कपड़े पहनता था, अब उसके कपड़े मैले रहने लगे। फिर वो नंगे पाँव फिरता, पाँव की चप्पल भी टूट चुकी थी। उसके बाल मिट्टी से अटे होते, कपड़े गंदे और बदन बदबूदार। मेरे अब्बू का भैंसों का एक डेयरी फार्म था जिसकी देखभाल उन्होंने सलीम के ज़िम्मे लगा दी। वो सारा दिन भैंसों को खोलता, बांधता, कभी धूप में कभी छाँव में काम करता, चारा डालता, पानी पिलाता, उनके लिए नया चारा लाता, उनकी जगह साफ करता और गोबर समेटता। उसके हाथ पांव गोबर से लथपथ रहते, जिससे मैल और पसीने शराबूर होता, और जब वो करीब आता उससे एक ख़ास किस्म की बांध आती थी जिससे कराहत सी महसूस होती थी। मेरे सारे ख्वाब हालात ने चिकनाचूर कर डाले। ख्वाबों का उजला शहज़ादा बू में बसा हुआ जाकर बन गया। इस तरह वो मेरे ख़यालों के महल्लात से निकल गया, बल्कि मैंने आज खुद उसको निकाल दिया और इस नफ़रत आमेज़ सालूक करने लगी, क्योंकि अब उसका मुझे प्यार से बुलाना और मोहब्बत से देखना भी गरा गुज़रता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब अब्बू उस कुंबे की परवरिश से थक गए और उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि अब मेरे बस की बात नहीं रही। सलीम जवान है, अपने बाप का कुंबा खुद संभाले। सलीम ने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा था। वो बेचारा क्या मुलाजमत करता, कहाँ नौकरी मिलती। 8वीं पास को तो कोई चपरासी भी नहीं रखता।
तंग आकर उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो सुबह 5 बजे उठकर अब्बू के बाड़े में घुस जाता, भैंसों को चारा डालता, सफाई करता, फिर खाने के लिए शहर की राह लेता। वो ज़ेर तमीर मकानात के लिए सीमेंट मिट्टी ढोने लगा और इस मजदूरी से सौतेली माँ और सौतेले बहन भाइयों को पालने लगा। शाम को फिर वो भैंसों की देखभाल करने आ जाता, क्योंकि अब्बू की भैंसों की देखभाल करने वाला उसके सिवा कोई न था। अब्बू उस काम के एवज साल भर के लिए 6 बोरी गंदम और रोज़ का 1.5 किलो दूध देते थे। सलीम सौतेले भाई बहन से बेहद मोहब्बत करता था और उनकी पढ़ाई की खातिर ही मेहनत मजदूरी कर रहा था। इसकी सौतेली माँ एक बेमुरवत औरत थी। किसी दिन सलीम को बुखार हो जाता और वो काम से छुट्टी कर लेता तो ये औरत उससे झगड़ने लगती कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। अगर वो 2 दिन काम पर ना जा पाता तो ये औरत 2 दिन उसको खाना मुश्किल से देती। यहाँ तक कि सर्दियों की रातों में सोने के लिए जगह भी ना देती थी। जिसके माँ बाप सर पर ना हो उनका हाल ज़माना बुरा कर देता है। ऐसा ही कुछ सलीम के साथ हो रहा था। वह हमदर्दी का मुस्तहक था, मगर सभी को बुरा लगता था। उसका वजूद हर किसी की नज़रों में खटकता था। वो एक मज़दूर बन गया था जिसकी एड़ियाँ फटी हुई और हाथ खुरदरे हो चुके थे, जिसको लिबास पहनने का याराना न था। वो तो खुद अपनी नज़रों में भी बेकीमत हो चुका था। मेरी तो और बात है। सच है कि जहाँ मोहब्बत इंसान को कद्र व कीमत अता करती है, वहाँ गरीबी उसको बेकीमत बना देती है। मेरी माँ को कभी कभी उस पर तरस आ जाता था। वो सौतेली वालदा से चोरी छुपे उसको खाना खिला देती और सोने के लिए बैठक खोल दिया करती थी। मैं अब जवान हो चुकी थी और मेरे वालदैन को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। वो बेचारा सभी से डरता था, सब के हुक्म का ग़ुलाम था। लेकिन कभी उसको ये ख्याल ना आया कि मेरे वालिद साहब उसको यूं तहे दामन कर देंगे, और वो तो दिन रात उनकी खिदमत और ताबेदारी में लगा रहता था, शायद ये सोच कर कि वो उनका होने वाला दामाद था। जब कुछ समझ न आया तो उसने मेरे वालिद से फरियाद की कि आप मेरी मंगेतर किसी और को सौंप रहे हैं। इस पर अब्बा ने कहा, किसी और को क्या मतलब? क्या साहब कोई गैर है? वो मेरा भतीजा नहीं है क्या? खबरदार अब शाहीन का नाम भी अपने मुंह पर ना लाना, क्योंकि वो साहब की हो चुकी है। छोटे चचा के बेटे मेरे हम उम्र थे और वो जवान हो चुके थे। चचा अकबर के बड़े लड़के का नाम साहब था और वो वाले साहब की उस पर नज़र थी। वो मेरा रिश्ता उसी को देना चाहते थे जो शहर में पढ़ रहा था और उसका मुस्तकबिल रोशन था। मैंने भी उसी को दिल में बसा लिया, क्योंकि जो हालात सलीम के थे, इन हालात में इस गरीब को दिल में बसाने की गुंजाइश न थी। सलीम को हालात ने ना बदला था, उसकी सोचें वही थी। मेरे लिए उसके दिल में मोहब्बत भी वैसी ही थी। उसे यकीन था कि उसके वालिद आज नहीं तो कल पहले की तरह बहुत सा रुपया लेकर इंग्लैंड से आ जाएंगे। इंसान बेचारा बड़ा खुश फहम होता है। अपनी सूरत आईने में देखने की बजाय वो ख्वाबों में देखता है। साहब शहर से पढ़ कर आ गया। वो वकालत का कोर्स पास करके आया था। अब्बू और चचा में सलाह हुई और फिर मेरी मंगनी उसके साथ हो गई। मंगनी से एक दिन पहले इस बात की खबर सलीम को हुई तो वो मुरझा कर ही रह गया, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों चचा क्यों उसकी मोहब्बत उससे छीन कर किसी और की झोली में डाल रहे हैं। उसने मुझसे पूछा। मैंने उसको मुंह ही ना लगाया तो वो एहतजाज पर उतर आया। तब मैंने उसको बुरी तरह डांट दिया कि तुम हो किस ख्याल में? मैंने अपनी शक्ल और हुलिया देखा है तुमने? क्या मैं एक अनपढ़ मजदूर से शादी करूंगी? मेरी मंगनी हुई है तुमसे बचपन से। तुमने मुझसे प्यार का इकरार ज़रूर किया था, वादे भी किए थे। क्या हुए वो वादे? भाड़ में गए वो वादे, और प्यार के इकरार को तुम्हारी गुर्बत का सैलाब बहा कर ले गया। आई समझ? और आइंदा मुझे मंगेतर मत कहना। मैं अब तुम्हारी नहीं किसी और की मंगेतर हूँ। जिस रोज़ वो काम से वापस आया
تو میری منگنی کی مٹھائی بڑھ چکی تھی۔ اس کے سوتیلے بہن بھائیوں نے مٹھائی لے جا کر اس کو بھی دی۔ مٹھائی وہ کیا کھاتا، وہ تو اس کے لیے زہر تھی۔ سلیم کے دل کو اس روز بڑی ٹھیس لگی جسے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اسی دن سب کو چھوڑ چھاڑ کر پھوپھی کے پاس چلا گیا۔ خدا جانے اس نے پھوپھی سے کیا فریاد کی کہ انہوں نے تایا ابو کا کھوج نکال ہی لیا۔ ان کو ٹیلی فون کیا، ٹیلی گرام کیے تو وہ انگلینڈ سے کراچی میں پھوپھی کے گھر آ گئے، اور جب انہوں نے سلیم کا حال دیکھا تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ چند دن بعد وہ ہمارے گھر آ گئے، مگر میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ تایا ابو سب سے ناراض تھے، مگر کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ غلطی خود ان کی تھی۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کو فراموش کر کے کیوں لندن جا بیٹھے تھے۔ خیر، وہ چند دن رہ کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے میری شادی میں بھی شرکت نہ کی۔ واپسی پر انہوں نے بیٹی کے کاغذات سفارت خانے میں جمع کرا دیے، اور کچھ عرصے بعد سلیم کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک سلیم اور تایا کی خبر نہ ملی۔ البتہ اب وہ کبھی کبھی تائی کو رقم بھجوا دیتے تھے۔ میں صاحب سے شادی کر کے شہر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے شہری زندگی بہت اچھی لگی، لیکن یہ خوشی پائیدار نہ تھی۔ صاحب شادی کے صرف 4 سال تک ٹھیک رہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ میں اس کی پرورش میں لگی ہوئی تھی کہ صاحب کے پاس ایک لڑکی وکالت پاس کر کے آ گئی اور بطور جونیئر کام سیکھنے لگی۔ اس کا نام انجم تھا۔ وہ بہت جلد ان دونوں میں رومانس شروع ہو گیا، جس کا انجام شادی پر ختم ہوا۔ مجھے سوکن کا پتہ اس وقت چلا جب میں ایک اور بچی کی ماں بن گئی۔ میرے شوہر کو انجم نے ایسا اپنی زلفوں کا اسیر کیا کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئے، اور مجھے بہانے سے واپس گاؤں بھجوا دیا۔ انہی دنوں ابو کا انتقال ہو گیا اور میں بے آسرا ہو گئی۔ میرا سارا عزم ٹوٹ گیا۔ بچوں کی پرورش بھی ایک مسئلہ تھا۔ چچا اور بھائی اتنی مدد نہیں کرتے تھے، اور صاحب تو جیسے ہمیں گاؤں بھیج کر بھول گئے تھے۔ میرا حال میری تائی جیسا ہوا اور میرے بیٹے کا سلیم جیسا۔ وہ بیچارہ ہوش سنبھالتے ہی محنت مزدوری میں لگ گیا۔ صاحب نے مجھ بے قصور کو طلاق بھجوا دی اور اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، میں قسم برسی کی زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ 17 برس بیت گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ سلیم صاحب آئے ہیں۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھی، لیکن جب کسی نے کہا کہ انگلینڈ سے سلیم صاحب آئے ہیں تو سبھی انہیں دیکھنے گھر سے نکلے۔ سلیم صاحب تو واقعی صاحب بن کر آئے تھے۔ کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مزدور سلیم ہے۔ وہ تو خوب سوٹڈ بوٹڈ اور مالدار ہو کر آیا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بجھ سا رہ گیا، اور حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی ہو، کیا بیمار ہو؟ سلیم سوتیلی ماں اور بھائیوں کے لیے بہت کچھ لایا تھا۔ بہن بیائی جا چکی تھی، اس کے لیے بھی کافی تحفے لایا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ صاحب نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میرا بیٹا بھی بھینسوں کے باڑے میں کام کرتا ہے تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ میرے بیٹے کو بلوا کر گلے لگایا اور 10,000 روپے دے کر کہا، جا کر اپنے لیے اچھا سا سوٹ اور جوتے لے لو۔ 6 ماہ سلیم گھر پر رہا۔ جاتے ہوئے اس نے میری والدہ کو ایک معقول رقم دی اور کہا، شاہین اور اس کے بچوں کا خرچ والد صاحب نے بھیجا ہے۔ حالانکہ یہ بات میں خوب جانتی تھی کہ رقم وہ خود دے کر گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک سلیم اپنی سوتیلی والدہ کو علیحدہ اور میری امی کو علیحدہ رقم بھجواتا ہے، تاکہ مجھے کسی قسم کی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ اور اب میں سوچتی ہوں کہ واقعی محبت کرنے والوں کی قدر کرنا چاہیے۔ سکون قیمتی کپڑوں میں نہیں ہے، دلوں میں ہوتا ہے۔